नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एबी स्टार न्यूज में और मैं हूं आपके साथ जुबैर चौधरी। वक्त तो चला अपना उत्तर प्रदेश का, जो बात करेंगे उत्तर प्रदेश की अहम खबरों की। सबसे पहले बात करेंगे दिल्ली के सुल्तानपुरी कांड को लेकर हुए नए खुलासे की। आपको बता दें कि दिल्ली में सुल्तानपुरी कांड को लेकर नया खुलासा हुआ है। यहाँ मृतका अंजलि की दोस्त और मुख्य गवाह निधि को लेकर यह खुलासा हुआ है। राजधानी दिल्ली के सुल्तानपुरी कांड में मुख्य गवाह के तौर पर सामने आई निधि को लेकर खुलासा हुआ है। ठीक 2 साल पहले 10 किलो गांजे के साथ निधि आगरा कैंट रेलवे स्टेशन पर पकड़ी गई थी। उस दौरान निधि के साथ 2 युवक भी मौजूद थे। तो वहीं पूछताछ में खुलासा हुआ था कि निधि तेलंगाना से गांजे की खेप लेकर आगरा पहुंची थी, जहां जीआरपी ने इस मामले में केस दर्ज कर आरोपियों को जेल भेज दिया था। आरोपियों ने पूछताछ में निधि का नाम का खुलासा किया था, जिसमें पुलिस की गिरफ्त में आने के बाद तीनों ने बताया था कि वे तेलंगाना से ट्रेन के जरिए गांजे की खेप लेकर आगरा आए थे। यहां वह सड़क मार्ग के जरिए गांजा लेकर दिल्ली जाने वाले थे। निधि ने यह बताया कि वह दिल्ली में रहने वाले दीपक के कहने पर गांजे की खेप लेकर आई थी, जबकि रवि और समीर ने खुद गांजा बेचने की बात कबूली थी। जीआरपी ने तीनों को कोर्ट में पेश किया और कोर्ट ने निधि समेत गांजा तस्करी के दोनों आरोपियों को जेल भेज दिया था। आपको बता दें कि पुलिस जांच में खुलासा हुआ है कि 6 दिसंबर 2020 को निधि आगरा रेलवे स्टेशन के फुटओवर ब्रिज के पास 10 किलो गांजे के साथ पकड़ी गई थी। उस दौरान निधि के साथ रवि और समीर माही नाम के 2 युवकों को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया था। दोनों के पास से 10-10 किलो गांजे की बरामदगी हुई थी। मालूम हो कि दिल्ली के सुल्तानपुरी में 20 साल की अंजलि को कार से कई किलोमीटर तक घसीटने वाली घटना ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। इस घटना में अंजलि की मौत हो गई है। इस वारदात की चश्मदीद के रूप में निधि का नाम सब सामने आया और अब निधि को लेकर यह नया खुलासा हुआ है। जुड़ा हुआ क्या है पूरा मामला इसका? देखिए, 2020 में दिसंबर महीने में गांजा तस्करों के खिलाफ एक जो हम लोगों का अभियान चलता है, उसी क्रम में 3 व्यक्ति अरेस्ट हुए थे, जिसमें एक निधि थी, दूसरा जो है एक समीर उर्फ माही करके था और तीसरा जो है रवि कुमार था। रवि कुमार और माही जो है ये लोग अमर बिहार के थे और निधि जो है सुल्तानपुरी की थी, जिसको इनके पास से 30 केजी गांजा जो है वो बरामद हुआ था और उसके बाद इनको जेल भेजा गया था। जो पूछताछ हुई थी उसमें ये पता चला था कि ये लोग सिकंदराबाद से गांजा जो है वो लेकर के आ रहे थे और इसको दिल्ली में जो है अलग अलग जगहों पे इसकी खपत जो है वो लोग इसकी करवाते। उसी में इसको अरेस्ट करके जेल भेजा गया है। अभी जो दिल्ली वाला मामला है वो ये वही निधि है। इस चीज़ को हम लोग अभी वेरीफाई कर रहे हैं। अभी इस चीज़ की हम पुष्टि नहीं कर सकते हैं कि ये जो निधि है वो वही है जो दिल्ली वाले केस में है। सर, कब निधि से पूछताछ में पता चला? इससे जो पूछताछ की गई थी तो इसके द्वारा बताया गया था कि मैं पहली बार जो है वो मैं लेकर के आ रही हूँ और इसके लिए मुझे पैसा मिलता है। अब ये भी संभव है कि इसके पहले भी इनके द्वारा यह कार्य किया गया हो, लेकिन हमने जो क्रिमिनल हिस्ट्री जो इनकी निकाली थी उसमें जो है ये पहला केस हमारे यहाँ पंजीकृत जीआरपी आगरा कैंट में पंजीकृत किया गया था। और भी जो डिटेल थे वो हम लोग और भी निकलवा रहे हैं कि इनका और भी कहीं पे और भी कोई मामला था या नहीं था। वैसे जो निधि है वो इनके फादर का नाम जो है ये स्वर्गीय सतपाल सिंह लिखा हुआ था और सुल्तानपुरी नई दिल्ली इनका एड्रेस जो है वो था। वैसे दिल्ली पुलिस ने कोई संपर्क किया अभी तक आपको इस मामले में? अभी तक का हमारा संपर्क नहीं हुआ है। कोई भी दिल्ली पुलिस को किसी भी तरीके का इंफॉर्मेशन इस केस से रिलेटेड होगा वो हम लोग प्रोवाइड जो है वो कराएंगे। सर, मामला संज्ञान में कैसे आया आप लोगों की? निधि जो आप लोगों के माध्यम से इसके ये जो है वो संज्ञान में आया है। ये जो गांजा वाला है इसमें तो चूंकि हम लोग लगातार कंटिन्यूअस एक अभियान चला रहे हैं और 1000 केजी से ज़्यादा गांजा जो है और लगभग हम लोग 88 या 90 के आसपास अपराधियों को भी जो गांजा तस्करी में इन्वॉल्व थे उन लोगों को हम लोगों ने जेल भेजा है। तो बुलेटिन में बात अब फिरोजाबाद की कर लेते हैं, जहां समाजवादी पार्टी के विधायक मुकेश वर्मा ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। समाजवादी पार्टी के नगर विधायक मुकेश वर्मा ने शासन और प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि प्रशासन की तरफ से गरीब लोगों को कंबल भी नहीं बांटे जा रहे हैं, लोग भूख और ठंड से मर रहे हैं। उन्होंने कहा कि बीते दिन नारायण तिराहे पर एक व्यक्ति की मौत ठंड और भूख से हो गई। जिले में अलाव की कोई व्यवस्था नहीं की गई है। सरकार गरीब, नौजवान, व्यापारी और किसान के हित की बात नहीं कर रही है। सरकार गरीबों पर जुल्म कर रही है। समय आजकल नगर पालिका या तहसील प्रशासन अलाव वगैरह की व्यवस्था नहीं की जा रही है। क्या स्थिति है शेखवाबाद नगर में? सरकार की मंशा है
पैसे बचा लें, गरीबों का हक चुरा लें। कल एक वृद्ध मैं देख रहा था सुभाष तिराहे पे, ना तो कंबल का इंतजाम, ना कंबल अभी तक बांटे गए, और अलाव जो जलता है हमेशा, अलाव की भी कोई व्यवस्था नहीं है। कल मुझे मालूम है कि एक वृद्ध जो गरीब थे, सर्दी की वजह से और भूख की वजह से उनकी जो मौत हुई है, दर्दनाक मौत। वास्तव में सरकार संवेदनशील है और सरकार न तो गरीबों के हित की बात कर रही है, न नौजवानों के हित की बात कर रही है, न किसानों के हित की बात कर रही है, न व्यापारी के हित की बात कर रही है। केवल भाजपा सरकार अपने हित की बात कर रही है और गरीबों का जितना हिस्सा है, जितनी गरीबों के साथ जुल्म जास्ती अत्याचार। तो बुलेटिन में बात कर लेते हैं प्रयागराज में लगे माघ मेले की, जहां लाखों की संख्या में श्रद्धालु स्नान करने पहुंच रहे हैं। बता दें कि संगम की रेती में लगे माघ मेले की शुरुआत पौष पूर्णिमा स्नान पर्व से हो रही है। ऐसे में मेले के क्षेत्र को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई थी। पहले स्नान पर्व को लेकर 14 अलग अलग स्नान घाट मेला क्षेत्र बनाए गए हैं और स्नान घाटों पर डीपी वाटर बैरिकेडिंग भी की गई है, जहां जल पुलिस के अलावा प्रशिक्षित गोताखोरों को भी स्नान घाटों पर तैनात किया गया है। मेले में सुरक्षा व्यवस्था के चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं, जहां सिविल पुलिस के अलावा सीआरपीएफ, आरएएफ और एटीएस के कमांडो मेले में तैनात किए गए हैं। पूरा मेला क्षेत्र में 200 से अधिक सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, जहां ड्रोन कैमरे से भी स्नान पर्व की निगरानी रखी जा रही है। हमारे संवाददाता मोहम्मद इरफान ने प्रयागराज में आस्था की डुबकी लगाने वाले आए श्रद्धालुओं से बात की। आइए सुनते हैं वहां श्रद्धालुओं ने मेले को लेकर क्या कुछ कहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं वी स्टार न्यूज। इस वक्त हम मौजूद हैं प्रयागराज, जनपद प्रयागराज में, जहां पर माघ मेले का शुभारंभ किया गया है। ये मेला पूरा 48 दिन का रहेगा, जिसमें बता दें कि पूरी तरीके से जो चौक चौबंद व्यवस्था है वो पूरी तरीके से मुस्तैद की गई है। प्रशासन के लोग यहाँ पर मौजूद हैं, लगभग 5000 की संख्या में जो प्रशासन के सुरक्षा कर्मी है वो लगातार बने हुए हैं, और जो दर्शनार्थी हैं वो लगभग करोड़ों की तादाद में दर्शनार्थी यहाँ पर आते हैं स्नान करने के लिए। जिनकी आस्था बनी हुई है माँ गंगा के साथ में, वो आस्था की डुबकी लगाने के लिए देश विदेश से आते हैं। ठंड की परवाह न करते हुए वो लगातार सुबह से ही माँ गंगा का स्नान कर रहे हैं और उनकी गोद में लगातार सुबह से ही बने हुए हैं। और कुछ लोग यहाँ पर हैं, हम उनसे बात भी करेंगे और जानेंगे किस प्रकार से मेले में जो व्यवस्था की गई है वो लगातार किस तरीके से की गई है। कोई उनकी परेशानी तो नहीं है मेले में आने के बाद? क्या नाम है आपका? तो ये बताएं कि मेले में आपको किसी प्रकार की असुविधा है? पूर्ण व्यवस्था है, संतुष्ट हैं आप मेले? प्रशासन के लोग जो मौजूद हैं, कोई परेशानी आपको या फिर आपके जो दर्शनार्थियों के लिए कोई समस्या नजर आ रही है यहाँ पे? दर्शनार्थियों की जो समस्या है, उन्होंने बताया कि यहाँ पर जो प्रशासन के लोग पूरी तरीके से पब्लिक को कोऑपरेट कर रहे हैं और जो लोग हैं वो उनकी मदद कर रहे हैं कि उनको किसी प्रकार की दिक्कत ना होने पावे। ऐसे में प्रशासन के लोग लगातार बने हुए हैं और कुछ लोग हैं, हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे किस प्रकार से लोग वो स्नान कर रहे हैं। स्नान करने के बाद, क्योंकि ठंड बहुत तेज लग रही, ठंड बहुत तेज पड़ रही है। क्या नाम है भैया आपका? आचार्य महोदय, ये बताएं कि आपको अपने माँ गंगा में स्नान की आस्था की डुबकी लगाई है, स्नान किया है, ठंड नहीं लग रही है? ठंड लग रही है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं है। गंगा मैया ने कल्याण किया, जान दीजिए। बहुत ठंडी लगी, बहुत ठंडी लगी, ठंडी है। पता नहीं कैसे माता जी का कृपा है। तो आपने देखा कि किस प्रकार से लोग जो है उनकी आस्था बनी हुई है और उन्होंने बताया कि कड़ाके की ठंड पड़ रही है, इंसान नहाने के लिए दूर दूर भाग रहा है, लेकिन यहाँ दूर दूर से लोग नहाने के लिए, माँ गंगा के स्नान करने के लिए लोग यहाँ पर आ रहे हैं। माँ गंगा की गोद में किसी प्रकार की ठंड की बिल्कुल महसूस नहीं हो रहा है। तो ऐसे में जो लोग हैं उन्होंने बताया कि जो माँ गंगा की जो आस्था है वो लगातार लोगों में बनी हुई है और जो देश विदेश से लोग आ रहे हैं। और बता दें कि लगातार यहाँ पर जो जल पुलिस दिखाएं, कैमरामैन से कहूँगा कि वो दिखाएं कि किस प्रकार से जो जल पुलिस है वो लगातार, एनडीआरएफ की टीम जो है वो लगातार बनी हुई है, सफाई कर्मचारी है वो बने हुए हैं, जल पुलिस के जो लोग हैं वो लगातार गंगा माँ के तट पर वो बने हुए हैं, किसी प्रकार की कोई समस्या ना होने पावे, ऐसे में लोग बने हुए हैं। और हम दिखाएंगे किस प्रकार से लोग यहाँ पर आस्था की डुबकी लगा रहे हैं, क्योंकि प्रयागराज में जो लोग हैं वो लगातार कहीं ना कहीं
तो बुलेटिन में बात अब सिद्धार्थनगर की कर लेते हैं, जहां भैंसवाड़ गांव में सड़कें बदहाल हैं। यहां ग्रामीणों ने ग्राम प्रधान पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। बता दें कि सिद्धार्थनगर के बांसुई तहसील क्षेत्र के भैंसवाड़ गांव में आज़ादी की 75 साल हो जाने के बाद भी आज तक कोई विकास नहीं हुआ है। यहां बच्चों को स्कूल जाने में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। जहां एक तरफ सरकार शिक्षा स्तर को बढ़ावा देती नजर आ रही है, तो दूसरी तरफ यहां स्कूल जाने का कोई रास्ता नहीं है। वहीं ग्रामीणों ने ग्राम प्रधान पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि ग्राम प्रधान की तरफ से कोई भी विकास कार्य नहीं किया जा रहा है। इस दौरान ग्रामीणों ने कहा कि अगर शासन प्रशासन की तरफ से हमारे ग्राम पंचायत का विकास कार्य नहीं किया गया तो हम लोग अनशन पर बैठकर प्रदर्शन करेंगे। संपर्क मार्ग नहीं है, किसी के दरवाजे पे जाने का कोई रास्ता नहीं है। जहाँ की सार्वजनिक स्थल प्राइमरी विद्यालय पे भी पहुँचने का रास्ता नहीं है। प्रशासन को लेकर के आपके द्वारा कोई शिकायती पत्र दिया गया? दिया गया, कई बार दिया गया, उस पर क्या हुआ? कोई सुनवाई नहीं हुई। तो बुलेटिन में बात अब लखीमपुर खीरी की कर लेते हैं, जहां किसानों ने गन्ना भुगतान को लेकर प्रदर्शन किया। यहां किसानों ने हाथ में कटोरा लेकर प्रदर्शन किया। लखीमपुर खीरी के गोला बाजार चीनी मिल में गन्ना किसानों ने कटोरा लेकर धरना प्रदर्शन किया। आपको बता दें कि गन्ने का बकाया भुगतान ना होने को लेकर किसानों ने सहकारी गन्ना विकास समिति गोला में चीनी मिल के विरुद्ध धरना प्रदर्शन किया। यहां किसानों ने हाथ में कटोरा लेकर भीख मांगकर प्रदर्शन किया। इस दौरान किसानों का कहना है कि जब तक हमारा भुगतान नहीं होता है तब तक वह अनिश्चितकालीन के धरने पर प्रदर्शन पर रहेंगे, साथ ही आगे बड़े स्तर पर प्रदर्शन करेंगे। ये हमारी रोजी रोटी का सवाल है। हम लोग अपना दर्द इस कदर हमारे दिल में और हमारी मजबूरियों में छिपा हुआ कि हम बता नहीं सकते। सरकार प्रति यूनिट पे हम लोगों से 10 रुपये वसूल रही है अगर हमारा बकाया हो जाए। हमें कोई खाद नहीं दे रहा, हमें कोई डीजल नहीं दे रहा और लाखों रुपया हमारा बकायेदार है। हमारे बच्चों की फीस रुकी है, पढ़ाई रुकी है। और मैं तो अपनी उत्तर प्रदेश की जनता से कहना चाहता हूँ कि जब इन्होंने हमें लखीमपुर में कहा था कटोरा, तभी इनको वोट नहीं देना चाहिए था। भाई हम किसान हैं, भीख नहीं मांगते, हम अपनी खून पसीने की कमाई का पैसा मांग रहे थे। लेकिन मेरी देश की जनता बेर बेर जो हमें कटोरा पकड़ाते हैं, जो हमें भिखारी बनाते हैं, 500 रुपया 1000 रुपया खाते में डाल के कहते हैं किसान निधि, और करोड़ों अरबों रुपया आज हमारा गन्ने भुगतान का ब्याज हो चुका है। ना हमें असल मिल रहा है, ना हमें पिछला भुगतान। तो बुलेटिन में बात अब बागपत की कर लेते हैं, जहां सुरक्षा माह के दौरान सीओ ने अनोखी पहल की। बता दें कि बागपत में सुरक्षा माह के दौरान सीओ की तरफ से अनोखी पहल की गई, जहां सुरक्षा माह के दौरान एआरटीओ और ट्रैफिक पुलिस ने हेलमेट और सीट बेल्ट लगाने वाले लोगों को फूल बांटे, तो वहीं ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वाले लोगों को लॉलीपॉप दिया गया। तो उनमें से ट्रैफिक नियम पालन करने की अपील की गई। इस दौरान एआरटीओ एनसी शर्मा ने बताया कि जिले में 5 जनवरी से 4 फरवरी तक यातायात माह मनाया जा रहा है, जिसके तहत लोगों को यातायात के नियमों का पालन करने के लिए जागरूक किया जा रहा है। मेरा नाम है एनसी शर्मा, एआरटीओ प्रशासन बागपत। क्या कार्यक्रम आज करना चाहते हैं? आज का जो कार्यक्रम है ये सड़क सुरक्षा माह है जो मनाया जा रहा है, और इससे हमारा कल से स्टार्ट हो चुका है कार्यक्रम। आज हमने और भी विभिन्न कार्यक्रम रखे हुए हैं हमारे विभिन्न ऑफिसों में, और आज हमने ये बंदना चौक पर सीट बेल्ट हेलमेट की ये प्रोग्राम रखा था। इसमें जिन लोगों ने सीट बेल्ट हेलमेट लगा रखा था हमने उनका स्वागत किया है गुलाब का फूल देकर, और जिन लोगों ने सीट बेल्ट और हेलमेट का उपयोग नहीं कर रहे हैं उनको हमने लॉलीपॉप देकर उनको अनुरोध किया है कि हमेशा आगे 4 व्हीलर पर सीट बेल्ट लगाएं और 2 व्हीलर चलाएं तो हेलमेट लगाएं। ये अभियान कब तक चलेगा जी? सिर्फ आज का अभियान है ये। वैसे हमारा 4 फरवरी तक सड़क सुरक्षा माह तक कार्यक्रम है। तो बुलेटिन में बात अब रामपुर की कर लेते हैं, जहां रामपुर से बीजेपी सांसद घनश्याम लोधी को जान से मारने की धमकी मिली है।
रामपुर लोकसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी के सांसद घनश्याम सिंह लोधी को जान से मारने की धमकी मिली है। घनश्याम सिंह लोधी को व्हाट्सएप पर धमकी भरा मैसेज मिला है। मैसेज भेजने वाले ने खुद को लश्कर खालसा संगठन का संदीप सिंह खालिस्तानी बताया है। सांसद ने इसे लेकर रामपुर के पुलिस अधीक्षक अशोक कुमार शुक्ला से शिकायत की है और पुलिस ने इसको लेकर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। इस दौरान बीजेपी सांसद ने बताया कि एक दिन पहले सुबह सुबह व्हाट्सएप पर कॉल आई थी जिसको उन्होंने रिसीव नहीं किया था। उसी नंबर से उनको एक मैसेज आया। मैसेज भेजने वाले ने बीजेपी छोड़ने के लिए कहा और ये लिखा कि अगर ऐसा नहीं किया गया तो तुम्हें और तुम्हारे परिवार को बम से उड़ा दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि मैसेज में भेजने वाले ने बीजेपी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक के शीर्ष नेताओं को भी निशाने पर लेने की बात कही है। तो वहीं उन्होंने यह आशंका जताई है कि यह राजनीतिक षड्यंत्र भी हो सकता है। घनश्याम सिंह लोधी ने कहा कि इस तरह की धमकी भरे मैसेज पहले कभी उन्हें नहीं आए हैं और उन्होंने आगे कहा कि मेरी किसी से कोई आपसी रंजिश नहीं है। उन्होंने कहा कि हमने एसपी से मामले की जांच कराकर दोषी के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। देखिए, कल 8 साढ़े 8 बजे का वक्त था और व्हाट्सएप कॉल से धमकी आती रही, लेकिन मैंने नहीं उठाई। और मैंने जब व्हाट्सएप खोला तो पता चला वो मैसेज भी उस पर है और वो उस पर लिखा है, पंजाबी में लिखा है और इंग्लिश में लिखा है। तो जब मैंने पढ़ा तो उस पर लिखा है कि हम तुम्हारे परिवार को और तुम्हें हम बम से उड़ा देंगे और जो भाजपा के जो नेता हैं, शीर्ष नेता हैं, वो भी हमारे निशाने पे हैं और आरएसएस के नेता हैं वो भी हमारे निशाने पे हैं। लेकिन इसकी शिकायत मैंने आज कप्तान साहब से की है, क्योंकि जो लश्कर खालसा नाम से जो संगठन है और कोई संदीप खालिस्तानी उसका नाम है जिसने ये मैसेज भेजा है, तो वो दोनों चीज़ें मैंने कप्तान साहब को आज दी हैं और जांच उसमें हो रही है। जो जांच का विषय, जो भी इसमें दोषी पाया जाएगा उस कड़ी कार्रवाई के लिए। क्या कोई राजनीतिक षड्यंत्र लग रहा है आपको? अब क्या राजनीतिक षड्यंत्र तो है, हो सकता है, या और भी कुछ हो सकता है, मुझे इससे तो जांच का विषय है, जांच में पता चलेगा। लेकिन ये मैसेज में जो आया है और जो धमकी भरे जो मैसेज आए हैं तो पहली बार आए, मुझे कभी नहीं आए और ना मुझे कोई इस तरीके में। तो बुलेटिन में बात कर लेते हैं संभल की, जहां पिता ने अपने ही 6 साल के बेटे की हत्या कर दी। संभल में एक युवक ने अपने 6 साल के बेटे की गला घोंटकर हत्या कर दी। पुलिस ने सगे बेटे की हत्या के आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि मामला चंदौसी कोतवाली क्षेत्र के संजुनी गांव का बताया जा रहा है, जहां संजुनी गांव के रहने वाले आरोपी धर्मेश ने 2 दिन पहले चंदौसी कोतवाली में अपने बेटे रजत के अचानक गायब होने की तहरीर देकर बेटे के अपहरण की आशंका जताई थी। पुलिस ने बच्चे के अपहरण का केस दर्ज करने के बाद मामले की जांच की, जहां पुलिस ने जांच के दौरान शक के आधार पर धर्मेश से सख्ती से पूछताछ की तो धर्मेश ने अपने बेटे की गला घोंटकर हत्या करने का जुर्म कबूल लिया, जिसके बाद पुलिस ने धर्मेश की निशानदेही पर गांव से लगभग 1 किलोमीटर दूर जंगल में गन्ने के खेत से रजत का शव बरामद कर लिया है। अपने बेटे का मर्डर कैसे किया तुमने? कैसे किया था अपने बेटे का मर्डर? कैसे किया था अपने बेटे का मर्डर? गला दबा के। तो किस कारण किया था आपने? मेरी बीवी दूसरे से लगी हुई है इसलिए। हैं? तो बीवी दूसरे लगी हुई है तो आप मर्डर कर दोगे अपने बेटे का? आप पुलिस में शिकायत करिए आपने इस मामले को लेकर? मैं क्या करता था, ये खुद करती। तो आपने तो फिर पुलिस को सूचना कैसे दी कि मेरा बच्चा गायब हो गया है? आपने पुलिस को गुमराह भी किया था। हाँ, तो क्या बताया था कि मेरा बच्चा गायब हो गया है? उसके बाद में पुलिस ने फिर जांच करी थी। तो फिर आज पता कैसे चला? सर ढूंढने के लिए गए थे उधर। हाँ, फिर पता। तो आपने कब, क्या दिन पहले मारा था बच्चा अपना? परसों की बात है। परसों बच्चा मार दिया था। तो फिर कहाँ जब आया था बच्चा ले आके? बच्चा वहीं पे था, घर पे। तो बुलेटिन में बात अब हो रहा है कि कर लेते हैं, जहां घने कोहरे के चलते टूरिस्ट बस ड्राइवर से जा टकराई। इस हादसे में चालक समेत 4 लोगों की मौत हो गई है। अजीतमल में शनिवार की सुबह घने कोहरे के बीच हादसा हो गया। दिल्ली से सवारियां लेकर हमीरपुर जा रही एक टूरिस्ट बस अनंतराम टोल प्लाजा पर बने डिवाइडर से जा टकराई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बस के आगे का हिस्सा पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। हादसे में बस चालक समेत 4 लोग घायल हुए, जहां टोल प्लाजा में एम्बुलेंस के घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया। दरअसल शुक्रवार की रात दिल्ली में सवारियों को लेकर सफर ट्रैवलर्स के बस मौदाह हमीरपुर के लिए जा रही थी, जहां शनिवार की सुबह बस औरैया में
अनंतराम टोल प्लाजा पर पहुंची तभी तेज रफ्तार टोल प्लाजा से बने डिवाइडर से बस जा टकराई। जहां टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बस के अगले हिस्से के परकच्चे उड़ गए। तो बुलेटिन में बात अब मथुरा की कर लेते हैं, जहां दुकान के आगे पेशाब ना करने से कांग्रेस ने मार दी। मथुरा में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई, जहां मथुरा के थाना हाईवे इलाके में थाने से चंद कदमों की दूरी पर कांग्रेस के नेता और पूर्व युवा जिला अध्यक्ष आशुतोष भारद्वाज ने दुकानदार को गोली मार दी। बताया जा रहा है कि हाईवे थाने से चंद कदमों की दूरी पर हलवाई की दुकान चलाने वाले नरेंद्र सिंह नामक युवक के साथ दुकान के सामने पेशाब करने को लेकर हुए विवाद में उन्होंने दुकानदार को गोली मारी। घटना के बाद से ही इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। जानकारी के मुताबिक हलवाई की दुकान पर काम करने वाले नरेंद्र ने पेशाब से मना करने पर हुए विवाद में कांग्रेस नेता आशुतोष भारद्वाज की तरफ से अपनी लाइसेंसी रिवॉल्वर से नरेंद्र को गोली मार दी गई, जिसमें वह गंभीर रूप से घायल हो गए, जहां उन्हें उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। इस घटना से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है, जहां घायल युवक के परिजनों का आरोप है कि इंद्रप्रस्थ कॉलोनी में रहने वाले आशुतोष भारद्वाज ने नरेंद्र को गोली मारकर घायल किया है। उन्होंने कांग्रेसी नेता आशुतोष भारद्वाज पर चौथ वसूलने का भी आरोप लगाया है। थाना हाईवे में लक्ष्मण सिंह, जो इंद्रप्रस्थ कॉलोनी के रहने वाले हैं, आकर सूचना दी कि कल दुकान बंद कर वापस जाते समय उसके बेटे नरेंद्र को इंद्रप्रस्थ कॉलोनी के रहने वाले ही आशुतोष भारद्वाज ने अपने लाइसेंसी रिवॉल्वर से गोली मार दी है, जो उसके पैर में लगी है। इस सूचना पर पुलिस तत्काल कार्रवाई करते हुए आशुतोष भारद्वाज को गिरफ्तार की। उसके पास से उसकी लाइसेंसी रिवॉल्वर बरामद की गई है। आशुतोष को पुलिस जेल भेज रही है। घटना की जांच की जा रही है और इसमें विधिक कार्रवाई जल्द से जल्द पूर्ण की जाएगी। बुलेटिन के आखिरी में बात तो संभल की कर लेते हैं, जहां भाई ने अपनी बहन को गला रोध कर हत्या कर दी। बता दें कि संभल में भाई ने अपनी ही बहन की गला दबाकर हत्या कर दी। पिता की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा, जहां पुलिस ने पिता की तहरीर पर आरोपी बेटे पर मामला दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि ये मामला रजपुरा थाना क्षेत्र के गांव का है। यहाँ रहने वाली युवती का प्रेम प्रसंग बुलंदशहर के रहने वाले राजकुमार के साथ चल रहा था। जहाँ बताया जा रहा है कि गुरुवार की रात युवती से मिलने के लिए प्रेमी उसके घर पर आया था, जहाँ शुक्रवार की सुबह कुछ आवाज होने पर युवती के भाई नितिन की नींद खुल गई। इसके बाद वह भाई अपनी बहन के कमरे में गया, जहां भाई ने देखा कि बहन प्रेमी के साथ आपत्तिजनक हालत में थी। यह देखकर वह आग बबूला हो गया। इस बीच प्रेमी मौका देखकर वहां से फरार हो गया। इसके बाद आक्रोशित भाई ने बहन की गला दबाकर हत्या कर दी और मौके से फरार हो गया। के अंतर्गत गंवा कस्बे से आज सुबह एक व्यक्ति के द्वारा आकर यह सूचना दी गई कि उसके बेटे नितिन ने उसकी बेटी छाया को गला दबाकर मार दिया है। पुलिस के द्वारा अभियुक्त नितिन को गिरफ्तार कर लिया गया है। मृतका की उम्र लगभग 18 वर्ष है और नितिन जो अभियुक्त है उसकी उम्र लगभग 20 वर्ष है। प्राप्त जानकारी के अनुसार जो मृतका है वो अपने किसी मित्र के साथ में एक कमरे में थी, जिसको इसके भाई के द्वारा देख लिया गया था तथा क्रोध में आकर उसके द्वारा अपनी बहन की गला दबाकर हत्या कर दी गई। अभियुक्त को माननीय न्यायालय कारागार में भेजा जा रहा है। उत्तर प्रदेश में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें एबी स्टार न्यूज।